नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, और मुद्दा है शेयर बाज़ार का। जी हाँ, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी जो है पूरे हफ्ते भर का लेखा जोखा के साथ में शेयर बाज़ार में क्या हुआ है, क्या नफ़ा हुआ है, क्या नुकसान है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम जो है हाजिर हैं। और हमारे साथ में है निर्मल बंग के चैनल पार्टनर बिमल तोष्णीवाल जी। तोष्णीवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस हफ्ते का जो लेखा जोखा किस तरह रहा, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और हमारे व्यूवर्स को जो टिप दिए थे उस पर कितना फ़ायदा हुआ रहेगा, ये बताइए ज़रा। हाँ जी, देखा पिछले 2 या 3 बार से जैसे आपको मैं मेरी सलाह दे रहा हूँ या मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ये बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि बाज़ार काफ़ी उत्तम स्तर पे है, थोड़ा करेक्शन आना स्वाभाविक है। इस बार भी बाज़ार में करेक्शन दिया पूरे हफ्ते में। बीएसई सेंसेक्स में करीब 800 पॉइंट की गिरावट आई है, वो करीब 1.3% के आसपास है। और एनएससी में वो जो निफ्टी बोलते हैं करीब 225 पॉइंट की गिरावट आई है, वो भी करीब 1.25% 1.25% के आसपास है। इसमें पिछले 2 दिन से बाज़ार काफ़ी ज़्यादा घटा है जी। ये 2 दिन में सबसे ज़्यादा घटने का कारण ये है कि हमने जैसे पिछली बार बात की थी, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है, इससे बाज़ार में एक थोड़ा सा डर है। हालांकि यूएस में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन घटा है, तो सबको उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो 0.75% है, जैसे मैं पिछली बार भी बताया था, उसकी जगह आधा टका ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो फेड ने जो बोलते हैं उसने आधा टका ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद एक होता है सेंट्रल बैंक का वगैरह है ना, उनका देखने का नज़रिया, एक होता है हॉकिश व्यू और एक होता है डोविश व्यू। डोविश व्यू बोले तो ठीक है, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, और हॉकिश व्यू दे दिया है ना, मतलब आगे थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब फेड के चेयरमैन पवेल ने ये स्टेटमेंट दिया, इंटरेस्ट रेट सिर्फ आधा टका बढ़ाया। आधा टका बढ़ाने के बावजूद भी उसने अपना व्यू हॉकिश दिया है। उसने कहा है कि आगे भी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होते ही रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी उनके अनकंफर्टेबल लेवल पे है। सेम केस हुआ यूरोपियन सेंट्रल बैंक में। यूरोप में जो है ना, वहाँ पर भी ईसीबी वगैरह जो बोलते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वहाँ भी आधा टके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। और वहाँ पर भी उनके बैंक के ईसीबी के चेयरमैन उन्होंने भी उनको पूरा हॉकिश व्यू दिया है। मतलब आगे थोड़ा सा डर है इन्फ्लेशन का। इसकी वजह से अमेरिकन मार्केट काफ़ी घटे हैं 2 दिन से। उसमें कुल मिला के जैसे कल में देखे जाए तो 750 पॉइंट की गिरावट आई है। डो में नास्डैक जैसे में भी करीब 350 पॉइंट की कल रात में गिरावट आई थी, और परसों भी गिरावट आई थी। तो ऐसा कुल मिला के पूरे वर्ल्ड के मार्केट में गिरावट आ रही है। वो गिरावट की वजह से यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ा है और यहाँ पर भी बाज़ार घटा है। ये सबसे बड़ा कारण है बाज़ार में घटने का। तो जिस तरह से गिरावट हो रही है, तो ऐसे में जो है आप क्या सलाह देंगे कि कौन से सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए कि दो पैसा फ़ायदा हो हमारे व्यूवर्स को, या जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको कौन से सेक्टर में पैसा लगाया जाए कि उसमें उनको शेयर बाज़ार से थोड़ी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि ये साइड इनकम है और साइड इनकम होना हर कोई चाहता है कि नुकसान ना हो, कुछ तो नफ़ा हो। बिल्कुल, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, ये पीएसयू बैंक जो है, पीएसयू बैंक में थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। एकदम अग्रेसिव पैसा अभी भी लगाना नहीं चाहिए। जैसे अगर आप अभी कोई भी एक ले लिए, फॉर एग्जांपल, खाली सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, पीएनबी जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसका अभी करीब भाव चल रहा है 57 के आसपास। अगर ये अभी 62 से घट के 57 है, हो सकता है ये घट के 52 भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप अभी कमिट कर रहे हैं तो जैसे पूरा उसमें कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। 57 में ले लिया, 10% करेक्शन दे दिया, 52 आया, और कोई कारण से अगर और घट गया तो उसको ऐड कर लो, तो नेट में आपको कमा के ही निकलने को मिलेगा, ऐसा है। उसके बीच में मैं वापस एक इंटरप्ट करके बताता हूँ मैं। अभी ये रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत एग्रेसिव मिसाइल डालनी शुरू कर दी है। ये भी एक कारण है बाज़ार को घटने का। ये भी एक बड़ा कारण है। ये मतलब क्या है ना, इसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर होता ही है, इसके कारण बाज़ारों में दबाव रहता ही है, इसके कारण भी दबाव का एक ये भी कारण है।
तोस्नीवाल जी, दूसरा ऐसे थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए जो है IT इनकम टैक्स जो लोग भर रहे हैं, इससे क्या बाज़ार पे कुछ असर पड़ेगा, कुछ नफ़ा हो सकता है इसके थ्रू? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये क्या है ना, इनकम टैक्स का बजटेड एस्टिमेट जो बोलते हैं, ये पूरे साल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को भी जो बोलते हैं बजटेड एस्टिमेट जो है उनका रेवेन्यू का, वो करीब 27.5 लाख करोड़ का है। 27.5 लाख करोड़ का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स मिला के, मतलब कॉरपोरेट और इनकम टैक्स ये सब मिला के, और इनडायरेक्ट में जैसे ये GST हुआ, अलग अलग कस्टम ड्यूटी हुआ, ये सब मिला के इनका 27.5 लाख करोड़ का बजटेड है। मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, मैं इन लोगों को कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, और देश के लिए अच्छी बात है। ये देश के लिए अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। कुल मिला के ये है कि आपने ये जो प्रश्न पूछा ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 15 तारीख को जो कल है ये 3rd इंस्टॉलमेंट जाता है टैक्स भरने का, जो भी गया टोटल। हाँ, ये कल के बराबर। हाँ, तो 4 इंस्टॉलमेंट आते हैं और अभी सीधा 15 मार्च का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे है। अभी तक का ट्रेंड से, अभी तक का ये जो ट्रेंड है 15 दिसंबर से, ऐसा लग रहा है सरकार को कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोलो, अपने सरकार के लिए बोलो, इकोनॉमी के लिए बोलो, सभी चीज़ के लिए, शेयर बाजार के लिए भी बोलो, शेयर बाजार के लिए भी बोल लो। बिल्कुल, ये जो इकोनॉमी है तो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर बाजार के लिए अच्छा है, तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, लास्ट टिप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, क्या टिप देना चाहेंगे? मैं फिर वही कहता हूँ, मैं टिप तो एक तो पहली बात नहीं दे सकता, ये उसका सिंपल रीज़न है कि मैं वापस से भी रजिस्टर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुछ सलाह दे सकता हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस में मेरा शेयर कर सकता हूँ, वही बहुत हो गया हमारे व्यूवर्स के लिए, बहुत हो गया। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, आपकी वजह से किसी का अगर फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात। हाँ, फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसे, जैसे अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे भी जैसे लिया मैंने PNB, मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, पहले अपना अध्ययन कर लेवे, उसका स्टडी कर लेवे, उसका हाई लो देख लेवे, उसके बाद में कंपनी का PE क्या चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या चल रहा है, ऐसा सब पूरा स्टडी करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ किसी ने कह दिया और हम इन्वेस्टमेंट करें, ये गलत बात है। इसके लिए अपना सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। नए इन्वेस्टर को कोई सलाह? वही जो हमेशा कह रहा हूँ, अभी भी बाजार अच्छा करेक्शन थोड़ा दे दिया ऊपर से, जो निफ्टी आज 18,800 के आसपास हो के अभी 18,400 के नीचे जो आया है, करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट के ऊपर से जो गिरावट आई है, इसमें ऐसा उम्मीद करते हैं कि 200 से 300 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है, 18,050 या 18,100 के आसपास आ सकता है। वो टाइम पे फिर वापस खरीदारी का टाइम रहेगा। धन्यवाद तोस्नीवाल जी। तो ये थे बिमल तोस्नीवाल जी, जो निर्मल बैंक के चैनल पार्टनर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि शेयर बाज़ार में क्या चल रहा है, हफ्ते भर में कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और जो लोगों के जो है कितने फ़ायदे हुए, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हम इनसे जानना चाह रहे थे कि जो नए इन्वेस्टर हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो किस सेक्टर में पैसा लगाएं तो उनको 2 पैसे की आमदनी हो सकती है, क्योंकि हर कोई जो है साइड इनकम चाहता है शेयर बाज़ार के थ्रू। तो हम हर हफ्ते जो है इसी तरह हमारे चैनल में जो है शेयर मार्केट के ऊपर लेखा जोखा लेके आते रहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स लिखिए। शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स लिख के हमसे फ़ोन पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ चैनल बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।